जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है हमारा एसएससी जीडी का फुल टेस्ट है। सबसे पहले हम रीजनिंग और मैथ को देखेंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है हमको। देखिए, कोई भी जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले, शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, डिक्शनरी के अनुसार आपको लगाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो सभी में कॉमन हो उसको हमें कट करना है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आपको डी ए हर जगह क्या मिल रहा है, आपको कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर एच है, एन है, एफ है, आर है, आई है। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा भाई? एफ आएगा। क्या आएगा? तो एफ आएगा। इसका मतलब तीसरे नंबर वाला पहला आएगा। तो यहाँ भी तीसरा, यहाँ हर जगह तीसरे नंबर पे पहला आ गया। उसके बाद हमको क्या देखना है कि अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब आई, आर, उसके बाद एच, एन। अब इनमें से पहले कौन सा आता है भाई? आई से पहले एच आ जाता है। तो कौन सा आएगा? नंबर 5 पे आ जाएगा। तो 3, 5। तो 3, 5 आपका 3, 2 आ गया इसमें, 3, 1 आ गया। तो 3, 5 आपका इसमें, 3, 5 इसमें, 1 है। तो इस 3, 5 उसके बाद में 1 तो आएगा ही। उसके बाद में 2 आएगा या 4 आएगा। अब 2 और 4 में देखिए यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर आर है और यहाँ पर यन है। तो भाई यन पहले आएगा, आर बाद में आएगा। इसका मतलब 4 वाला आएगा, फिर 2 वाला आएगा। तो कौन सा क्रम सही है आपका? 3, 5, 1, 4, 2। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कह रहे हैं 71, 82, 93, 104, 115। देखिए 71 से 82 तक जाने के लिए मुझे +11 करना पड़ा। फिर 82 से 93 में भी +11 करना पड़ा। मतलब +11 +11 हो रहा है। तो 115 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 126। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी की माँ है, डी ई की पत्नी है। डी ई की पत्नी है, ई एफ का पिता है। ई एफ का पिता है, तो एफ जी का भाई है, सी का ई से क्या संबंध है? तो सबसे पहले हम इसका रिलेशन ट्री बनाएंगे। क्या कह रहा है भाई? ए बी का भाई है। तो जो ए है वो बी का भाई है, बी सी की बहन है। बी जो है वो सी की बहन है, सी डी की माँ है। सी जो है वो डी की माँ है, डी ई की पत्नी है। डी जो है वो ई की पत्नी है। ई जो है वो ई की पत्नी है। ई एफ का पिता है। ई जो है वो एफ का पिता है, एफ जी का भाई है। एफ जी का भाई है। कह रहा सी का ई से क्या संबंध है? सी का ई से क्या संबंध है? तो सी कौन है? देखिए ये पति पत्नी है तो कौन हो जाएगी? ये पत्नी की माँ हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? माँ। और इसमें और डीपली दे रखा है पत्नी की माँ। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? पत्नी की माँ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 5 व्यक्ति अनुज, भीम, चेतन, धीर और इमरान एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। वृत्ताकार मेज बनाइए, उसमें 5 लोगों को बिठाइए। 1, 2, 3, 4, 5। जब भी हम सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करेंगे वहां पर हम 2 आकृतियां बनाएंगे, हमेशा याद रखना है, ताकि एक अगर गलत है तो एक फिर भी सही होनी चाहिए। चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब जरूरी नहीं है कि धीर यहाँ पर हो, चेतन यहाँ पर हो सकता है, चेतन यहाँ पर हो। तो एक स्थिति में हम क्या दर्शाएंगे? धीर को इस पार और चेतन को इस पार दर्शाएंगे। इसीलिए हम 2 डायग्राम साथ में लेकर चलते हैं। अब क्या कह रहा है भाई? उनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। भीम धीर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे। भीम जो है धीर के बाईं ओर। अब देखिए धीर का बायां इस पार है, अब बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पर चेतन आ रहा है। ये वाला हमारा गलत हो गया। अब धीर जो है कौन है? भीम जो है धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। दूसरा स्थान कौन हो जाएगा भाई? भीम आ जाएगा। कौन आ जाएगा? भीम आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं भाई? अनुज भीम के ठीक दाईं ओर। अनुज भीम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है भाई? अनुज बैठा है। अब जो कोई भी बचा है, कौन बचा है भाई? इमरान बचा। तो इमरान जो खाली स्थान है उस पर इमरान बैठा। अब अनुज के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? अनुज के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है भाई? कौन बैठा है बाईं ओर?
भीम। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्वेश्चन में ही दे दिया था, कह रहा था अनुज भीम के ठीक दाईं ओर बैठा। यदि अनुज भीम के ठीक दाईं ओर बैठा है तो भीम अनुज के ठीक बाईं ओर बैठा होगा। क्लियर? अनुज के ठीक बाईं ओर कौन बैठा होगा? भीम। यहाँ से भी हम कर सकते थे यदि क्वेश्चन को अच्छे से डीपली से हमने पढ़ा होता। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पेपर कटिंग का है। पेपर कटिंग में देखिए भाई, ये वाला ये इसके जस्ट सामने आ रहा है, तो इसके सामने यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होने चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा हवा महल राजस्थान है, चार मीनार तेलंगाना है, तो स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ है भाई? हवा महल आपका राजस्थान में है, चार मीनार आपका तेलंगाना में है, और स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है भाई? गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाशे का क्वेश्चन है, कहा 6 फलक के विपरीत कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा नंबर आएगा? तो भाई देखिए, इनमें से कोई कॉमन वाला अगर मिल रहा है तो इसमें से कोई कॉमन मिल रहा है, में से तो 2 कॉमन मिलने कट जाएंगे, 4 के विपरीत 5 आ जाएगा। फिलहाल इसको यहाँ से 5 मार्क कीजिए, इसको यहाँ पे 5 मार्क करना है। तो 5 के बाद क्या है? क्लॉक वाइज अगर हम देखें, 5 के बाद 1 है, 1 के बाद आपका कितना आ जाएगा? 6। सेम इस बार 5 के बाद कितना आएगा? 3 आएगा, 3 के बाद आपका कितना आएगा? 2 आएगा। तो 6 के विपरीत कौन सा आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। एक सीरीज बन रही है पी क्यू क्यू आर आर एस एस, मतलब पी पी क्यू क्यू, डबल अक्षर दिए, डबल पी डबल क्यू डबल आर डबल एस, फिर से डबल पी डबल। तो यहाँ पे डबल पी होना चाहिए था, मतलब पी भरेंगे, और यहाँ पे डबल पी हो चुका है, डबल क्यू होना चाहिए तो क्यू भरेंगे। इसके बाद लास्ट में डबल क्यू हो गया है तो डबल आर भरेंगे और फिर डबल एस भरेंगे। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस किस में है भाई? पी क्यू आर एस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। ऐसे भी क्वेश्चन हमसे बिल्कुल ही नहीं छूटने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? कह रहा है जर्मन को क्या लिखना है? HDSLBM। देखिए, जी आता है 7 पे 8 पे, ई आता है 5 पे तो 4, मतलब एक बढ़ा रहे हैं एक कम कर रहे हैं, फिर एक बढ़ाया, फिर 18 था 19, आर के बाद यस, यम के पहले यल, एक बढ़ा रहे हैं एक कम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे FWQZ 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 सेम है, तो मुझे शुरुआत के अक्षरों का कोई भी एनालिसिस नहीं करना है, केवल हमें लास्ट के 2 अक्षरों का एनालिसिस करना है। उससे ही हमको कंफर्म हो जाएगा कि इसका आंसर क्या है। बिल्कुल कंफर्म होगा भाई। अब देखिए क्या है, हमको एक्सपेंड ND का पता करना, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, अब लास्ट में 1 प्लस, N में 1 प्लस करेंगे तो N के बाद O आता है, D में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? C आ जाएगा। लास्ट में OC आपका किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 मित्र ABCDEFG और H एक सीधी रेखा में बैठे हैं भाई। 8 मित्रों को सीधी रेखा में बिठाओ, वैसे सीधे कभी बैठते नहीं है। 3 4 5 6 7 और 1 8। मैंने क्या अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में? सिटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन हो उसको हमें 2 उसके बनाने हैं, हमेशा क्या बनाना है? 2 चित्र बनाने, ताकि हमको एक अगर गलत हो रहा है तो एक बिल्कुल ही सही जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? सही जाना चाहिए। 5 6 7 8। और जब भी कोई पंक्ति में बैठे तो हमें हमेशा एक छोर से शुरुआत करनी है। अगर छोर से मिल रहा है, देखिए BF के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, ठीक है। F पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, बिल्कुल F पंक्ति के किसी एक छोर पे, या तो F यहाँ पर बैठा होगा या तो F आपका यहाँ पर बैठा। क्लियर? अब कह रहा है BF के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे। अब भाई BF के दाईं ओर है तो यहाँ पर दाईं ओर तो बनेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा, तो F क्या होगा भाई? यहीं पर बैठेगा। ये आपका बिल्कुल ही गलत है। BF के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, BF के दाईं ओर दूसरे स्थान पे मतलब यहाँ पर बैठे। ठीक, अगला क्या है? B और E के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। B और E के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3। E यहाँ पर आ जाए, E आपका यहाँ पर, क्योंकि उनके बीच में 3 व्यक्ति हमको बिठाना है। आगे CD के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। D और A के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, D और A के बीच। C जो है D के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है।
सी जो है डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। अगर हम सी को क्या कर दें, सी डी के बाईं ओर, मतलब डी को यहाँ पर कर दें बाईं ओर तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा, एक तो ये आपकी स्थिति बन जाएगी। उसके बाद अगर हम सी को यहाँ पर करेंगे तो बाईं ओर तीसरे स्थान पे बी बैठा है, और सी को यदि हम यहाँ पर करेंगे तो बाईं ओर क्या, वो डी को अगर यहाँ पर हम करेंगे तो सी आपका यहाँ पर आ जाएगा। इनमें से कोई एक सही है। क्लियर। आगे क्या है भाई, डी और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। डी और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो ये देखिए डी और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो ए को हम यहाँ पर बिठा सकते हैं, बिल्कुल बिठा सकते हैं। अब डी और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति, यहाँ पर तो सी बैठ गया भाई, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला हमारा सही चल रहा है। अब क्या कह रहे हैं, जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं, जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो जी भाई यहाँ पर बैठा होगा, बिल्कुल बैठा होगा। अब बचा कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच बचा, एच को यहाँ खाली स्थान। कह रहा है एच के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, एच का ठीक बाईं ओर कौन है भाई, डी बैठा है। कौन बैठा है, डी बैठा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है ISF को DNA लिखा। आई भाई कितने पे आता है, 9 पे आता है, यस 19 पे आता है, यफ 6 पे आता है, डी 4 पे, 14 1। अब देखिए क्या हो रहा है, -5, यहाँ पे क्या आता है 14 है, -5 मतलब 5 5 माइनस कर रहे हैं। अब देखिए पहला यम से 13 पे आता है, 13 से जब हम 5 तो 8 आएगा, 8 पे क्या आता है, यच आएगा, पहला लेटर यच आना चाहिए, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, आगे हमको बढ़ना ही नहीं है, HHO आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सनसेट को लिखा है TTOTDU, मतलब एस में 19, 19 के बाद 20, यू 21 मतलब 20, एन 19 वो एन 14 पे 15, 19 20, 5 4 20 21, फिर यम पे 13, 13 में एक जोड़ा 14, ओ तो घटा दिया। इसका मतलब क्या है पता है, कॉन्सोनेंट्स में जोड़ रहे हैं और वोवेल में घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक जोड़े हैं एक घटाए हैं, एक जोड़े हैं एक घटाए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ओ में, यहाँ पर ई है, क्या है ई में 5 होता है, 5 से पहले क्या आता है 4 आता है, घटा रहे हैं, मतलब वोवेल में घटा है। तो यहाँ पर भाई देखिए यस 19 है, 19 पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 पे आता है टी, टी के बाद 21 आ जाएगा, यू आ जाएगा, ए वोवेल है, वोवेल के पहले क्या आता है भाई, ए के पहले क्या आता है जेड आ जाएगा, आर 18 19 पे यस आएगा, यस के बाद टी आता है, बिल्कुल TUZST, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, NRTS। अब एन 14 पे है, 14 से 4 कम 10, 10 से 4 कम 6, 6 से 4 कम 2, और 2 का मतलब होता है भाई 28, 28 से 4 कम करेंगे तो x आएगा, क्योंकि 24 आएगा, 24 x आता है, तो ये तो गलत हो गया। अब x, अब देखिए R 18, 4 कम 14, 4 कम 10, 10 4 कम 6, 6 से 4 कम करेंगे तो 2 आएगा, और 2 पे क्या आता है B आता है, B कहाँ पे भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आधा क्वेश्चन लगाना चाहिए हमको। अगला क्या है, आकृति में हमको देखना है। अब देखिए पहले यहाँ पे था, अब एक स्टेप फाइंड हुआ, अब एक के बाद इसमें आ गया, मतलब एक को छोड़ा, पहले किसी को नहीं छोड़ा जस्ट, फिर दूसरे पे आया, फिर उसके बाद तीसरे पे आ गया, कितने पे, तीसरे पे आया, अब उसको चौथे पे जाना है, मतलब अब कितने पे जाए 1 2 3 4, अब यहाँ पर जहाँ पे भी 0 बना होगा वो सही होगा, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अब @ को देखें, एक जंप हुआ है, फिर एक जंप हुआ है, फिर से एक जंप हुआ है, फिर से एक जंप होगा, यहाँ और यहाँ से जंप करके कहाँ जाएगा भाई, यहाँ से यहीं पे आएगा ना, यहाँ पे जंप करके जाएगा, तो ये यहाँ पे होना चाहिए @ ये वाला तो ऑलरेडी गलत है, ये वाला भी गलत होगा, क्योंकि @ यहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सेम आकृति है, आपको नेक्स्ट अगली आकृति आपको फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर ऊपर है, फिर पहले ऐसे हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऊपर की ओर। अब देखिए एरो आपका ऊपर की ओर होना चाहिए, बिल्कुल इसमें भी है, इसमें भी, इसमें ये ऑप्शन कट हो रहा है, ठीक। अब कह रहा है देखो ये ऊपर के सभी एरो आपको एक ही दिशा में, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, देखो इसमें एक नीचे की ओर एक ऊपर की, इस पर दोनों नीचे की ओर है, ये भी गलत है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण पहला और दूसरा क्रमशः मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे 17, यहाँ पे 8, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, अगर हम किसी एक का भी निकाल लें तो हमारा आंसर निकल जाएगा, लेकिन बहुत से बच्चे क्या करेंगे दोनों के मान निकालें,
नहीं निकालने भाई, एक का मान निकालिए, ऑप्शन एक अगर सही है तो देखो गुणे और भाग को आपस में बदलना है, तो 16 गुणे की जगह पे हम भाग लगा देंगे और भाग की जगह पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे बिल्कुल और सोल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर आया 4, 8 दूनी 16 प्लस का 20, 20 और 4 कितना होता है 24, 24 से 16 गया, कितना बचेगा 8, और 8 किस में आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहुत ही इजी बना दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल ही दिख नहीं रहा है एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 7 है, 9 है, 13 है, 21 है, 37 है। अगली संख्या क्या होगी भाई, 7 2 9, 9 4 13, 13 8, फिर उसमें 16 जोड़े। अब भाई 32 जोड़ेंगे ना भाई, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 जोड़ेंगे 7 2 9 और 6 69। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। क्लियर। अगला क्या कह रहा है, कुछ किताबें कल में हैं, कुछ ये किताबें हैं, वो क्या है कल में है, कुछ किताबें कल में हैं, सभी कल में पेंसिलें हैं, सभी जो हैं वो कल में क्या हैं पेंसिल, ठीक है। कोई पेंसिल मार्कर नहीं है, कोई पेंसिल मार्कर नहीं तो मार्कर को भाई इस पार लिखो भाई, कोई पेंसिल मार्कर नहीं है, छोड़ो। अब निष्कर्ष आपके क्या, कुछ किताबें कल में नहीं है भाई, कुछ किताबें कल में नहीं है, क्यों नहीं है भाई, कुछ किताबें कल में तो हैं। ऑप्शन निष्कर्ष पहला ही हमारा गलत हो गया, कोई कलम मार्कर नहीं है, कोई कलम मार्कर नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई, कोई भी कलम मार्कर नहीं है। निष्कर्ष दूसरा वाला बिल्कुल ही हमारा फिट है, तो केवल 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 दूसरा निष्कर्ष ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 4 6 3 को 195, मतलब इनका मल्टीपल ही करना पड़ेगा या तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 8 चौके 32, 32 और 6 की गुणा करेंगे हम, 6 दूनी 12 के 2, 6 3 18 को 192, और अगर 3 हम जोड़ देंगे तो भाई 195 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 195, मतलब इनका मल्टीपल और 8 ये है, तो इसका मल्टीपल 6 3 18, 18 5 90, 90 में 10 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा बिल्कुल। 7 3 21, 21 चौके 84, 84 और 15 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। 19 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन नंबर 20 को देखना है भाई। कह रहा है ये आकृति किसमें निहित है और उसको घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ये चीज आपकी घूमनी चाहिए। देखिए ये अब इसमें देखिए ये इस प्रकार से थोड़ा तिरछा मिल रहा है गोले टाइप से, और यहाँ भी नहीं है गोला, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, और जब ये गोले टाइप से नहीं है तो किसी में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। सो दोस्तों अब हम देखते हैं जीएस और हिंदी के पोर्शन को। तो सबसे पहले हम जीएस के पोर्शन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा है, मतलब डांस परंपरा है, कहां की, हिमाचल प्रदेश की। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए डंडारी, ऑप्शन बी है चिराव, ऑप्शन सी है बिहू एंड ऑप्शन डी है नाटी। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। कहने का मतलब है नाटी, जो नाटी एक प्रकार का डांस है वो आपका हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता है, संबंधित है। फिर इसमें जो ऑप्शन सी दिया हुआ है बिहू, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां का है, असम का या असम का, कहां है, असम का। छुट्टी की मात्रा हमें छुटा का वो मतलब बड़ा की मात्रा नहीं लगानी चाहिए थी, क्या लिखना है, असम। असम का जो बिहू है वो डांस है। एक और ध्यान रखिए, काली गोपाल, क्या है, काली गोपाल, ये भी कहां का है, ये भी आपका असम का ही है। ओके, कहां का, असम का, ठीक है। फिर चिराव देखिए ऑप्शन बी, तो ये आपका होगा मणिपुर का, कहां का होगा, मणिपुर का, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है पूर्वोत्तर का। एक और ध्यान रखिए आप, चापचार कूट, चापचार कूट, चापचार कूट, तो ये जो है मिजोरम का है, क्या है, मिजोरम। हालांकि ये डांस नहीं है, ये त्योहार है या जिसे हम उत्सव बोलते हैं, लेकिन है बहुत ज्यादा फेमस है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना
322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2। फिर ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है पणजी, ऑप्शन सी है दिल्ली एंड ऑप्शन डी है पटियाला। तो सीधी सी बात है, इस जानकारी को आपको देखना ही नहीं है। सीधी सी बात है, वो पूछ रहा पाटलिपुत्र को अब क्या कहा जाता है, मतलब इसका वर्तमान में नाम क्या है। तो आंसर डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, पटना। आंसर क्या निकाल सकते हो आप? पटना निकाल सकते हो। वहीं आपको ध्यान रखना है, जो मगध साम्राज्य था हमारे इतिहास में, तो उसकी 3 राजधानियां थी। एक यही आपकी पाटलिपुत्र, जो कि बाद में इन्होंने बनाई थी। इससे पहले थी राजगृह या फिर राजव्रीह, जो कि इसी का पुराना नाम था। ठीक है, तो यहां से ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक 4 केंद्रीय बजट पेश कर चुकी हैं। वह एक उपलब्धि हासिल करने वाली अब तक की, यहां पे डैश दिया, मतलब कौन से नंबर की महिला बन चुकी है जनवरी 2023 तक, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ये 2023 का है, मतलब इसका जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था फरवरी 2024 में। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो रियल एग्जाम में आए हुए हैं वही है, पूरा का पूरा सेट वही है। ठीक है, अब अच्छा यहां कह रहा पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी। ठीक है, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या यहां पे आना चाहिए? यहां पे फर्स्ट आना चाहिए, मतलब पहली महिला ऐसी हैं जो कि यहां तक आने में कम से कम वो कितनी 4 केंद्रीय बजट पेश कर चुकी हैं। इससे पहले निर्मला सीतारमण जो है, निर्मला जो सीतारमण है भारत की वित्त मंत्री, ठीक है, सीतारमण, ये भारत की दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं। कौन सी है? दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं। तो आपको पहली जरूर ध्यान रखनी है, कौन महिला वित्त मंत्री हैं? तो हमारी जो पहली महिला वित्त मंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। क्या थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखना। हालांकि इन्होंने 4 बार बजट पेश नहीं किया, इससे कम बार बजट पेश किया। ठीक है, यहां से और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है वो यह है, पूछा जाता है कि भारत में पहला, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है किसने पेश किया था? बजट किसने पेश किया था? तो नाम है सरमुखम शेट्टी। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता कि बताइए स्वतंत्र भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? तो भैया यही तो होंगे, क्योंकि जो बजट है वो प्रस्तुत कौन करता है, पेश कौन करता है? तो आपका जो वित्त मंत्री होता है वही तो पेश करेगा। ठीक है, एक चीज यहां से और ध्यान रखिए, अभी तक सबसे ज्यादा बार, सबसे अधिक बार पूछे कि अगर बजट किसने पेश किया है, सबसे अधिक बार जो है बजट, केंद्रीय बजट की बात हो रही है जो सेंटर में होता है, बजट किसने पेश किया है? तो आप लगाएंगे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। इन्होंने जो है अभी तक लगभग में 10 बार बजट पेश किया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, क्योंकि 3 ही अभी हमने किए ना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 47 या फिर अनुच्छेद 49? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात अनुच्छेद 51। जो लास्ट डीपीएसपी है वो यही तो है भाई, डीपीएसपी जो लास्ट वाला डीपीएसपी है वो यही तो है। 48 में क्या कहा गया है? 48 में कहा गया है कि हमारी जो सरकार है वो भारत में जो पर्यावरण है, जो जीव जंतु हैं, तो उनको प्रोटेक्शन प्रदान करेगी, उनको जो है संरक्षण प्रदान करेगी। ठीक है, उसका विकास करेगी। तो ये कहां कहा गया? 48 में। 49 में कहा गया है कि भारत में जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जो ऐतिहासिक भवन है, उन्हें प्रोटेक्शन, उन्हें जो है संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखते हुए चलना है।
अगला है क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किसने मोहन बीड़ा का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन ए है पंडित राम नारायण, ऑप्शन बी है पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी है पंडित विश्वमोहन भट्ट, ऑप्शन डी है अन्नपूर्णा देवी। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, पंडित विश्वमोहन भट्ट ने क्या नाम है इसका, मोहन बीड़ा। यहां से आप निकाल सकते थे कुछ, इसने जो है क्लू दिया हुआ था, ठीक है, उसे लोकप्रिय बनाया था। यहां से आपको अगर सही से पेपर एनालिसिस करोगे तो एसएससी जीडी का जिस भी शिफ्ट का पेपर हुआ वो डांस बहुत ज्यादा पूछता है, आपके जो उत्सव होते हैं महोत्सव वो भी बहुत ज्यादा पूछता है, और जो संस्कृति से जुड़े लोग होते हैं जैसे तबला, प्रसिद्ध तबला वादक हो गए, वाद्य यंत्र जितने भी होते हैं, तो वहां से भी एक क्वेश्चन जो है आ रहा है, प्लस खिलाड़ियों से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो यहां से ये जानो कि जैसे जाकिर हुसैन है जिनका जो है अभी दिसंबर में ही आई थिंक 15 दिसंबर 2024 के आसपास उनका निधन हो गया, तो बहुत चांस है कि 2025 में जो जीडी का एग्जाम होगा जाकिर हुसैन का पूछा जा सकता है। तो जाकिर हुसैन ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं, क्या है, तबला वादक हैं, बहुत प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस तबला वादक हैं। इन्हें जो है 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है, और जीडी के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखना, वहां पे पद्म पुरस्कार हो, पद्म विभूषण हो, तो उनके बारे में बहुत ज्यादा पूछता है। इन्हें जो है 4 बार ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है, ये पहले भारतीय ऐसे हैं तबला वादक जिन्हें जो है ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो ये चीज ध्यान रखना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जाकिर हुसैन का, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, यहां से ध्यान रखिए कि भाई कव्वाली जो है ना, क्या चीज, कव्वाली, क्योंकि इसने आविष्कार ही तो पूछा है, तो आविष्कार हमारे लिए इन चीजों का जरूरी है, मतलब जानना। कव्वाली है आपका, तो कव्वाली इसका जो आविष्कार किया है, जैसे तबला भी है आपका, तबला है, कव्वाली है, इसका जो आविष्कार किया वो अमीर खुसरो ने किया है, ठीक है, अमीर खुसरो ने, मतलब इसका संचालन किया है उन्होंने, प्रारंभ किया है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो का, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भारत में डैश दिया है उसने, कह रहा है शासन की विधायी शाखा है या कानून बनाने का प्रभारी है। कह रहा है कि भारत में जो कानून बनाता है वो क्या सर्वोच्च न्यायालय कानून बनाता है कानून के लिए, या संसद, या गृह मंत्री, या राष्ट्रपति। गृह मंत्री को काट सकते हो, राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, लेकिन केवल और केवल राष्ट्रपति कानून नहीं बना सकता, अपवाद स्वरूप बना सकता है। हालांकि जैसे वो जो अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जो है कानूनी होता है, लेकिन यहां पे ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा, आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, संसद। क्योंकि भारत में जो है जो विधायी शाखा है, मतलब जो कानून का निर्माण करती है, वो आपकी पार्लियामेंट है, संसद है। सर्वोच्च न्यायालय तो भाई ये क्या करती है, ये तो जजमेंट देखती है ना, ये केस देखती है, ओके। ये वो थोड़ी ना है, विधायी शाखा थोड़ी ना ये। चलिए, ये न्याय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मणिपुरी नृत्य शैली के एक विशेषज्ञ हैं? आप देख रहे हो ना, फिर से उसने डांस से कितने आ चुके, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, और ऊपर जो है एक वाद्य यंत्र से पूछा था, तो ऐसे कम से कम 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। करेक्ट, टी बाला सरस्वती, राजकुमार सिंहजीत सिंह, या गोपी कृष्णन, या पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है, मतलब एक डांसर थे मणिपुरी के, ओके। चलिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन बहुत समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? कथन दे रहा है, कथन ए है, पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है या वित्तीय देनदारियां में कमी आती है। बिल्कुल कथन सही है, मैं इसको समझाना भी चाहूंगा। देखिए, पूंजीगत व्यय क्या होता है? सरकार का व्यय 2 प्रकार से, जब बजट लाती है सरकार तो 2 प्रकार से व्यय करती है, एक तो राजस्व व्यय होता है और एक पूंजीगत व्यय होता है, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। पूंजीगत व्यय का मतलब है जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अवसंरचना, जैसे मान लो सरकार ने स्कूल बनवा दिए सरकार ने, मान लो सड़क बनवा दी सरकार ने, एयरपोर्ट बनवा दिया सरकार ने, एयरपोर्ट बनवा दिया,
तो कह रहा इस क्वेश्चन को समझो, कह रहा इसके परिणाम स्वरूप मतलब इनको बनवाने के बाद क्या होगा, वित्तीय संपत्तियों का सृजन होता है। बिल्कुल भाई, क्या इससे गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलता है? एयरपोर्ट में गवर्नमेंट पता नहीं कितने पैसा लगाती है, उसके बाद में तो उसे बहुत फायदा होता है ना भाई, टैक्स लगाती है और पता नहीं क्या क्या करती है, तो वित्तीय पर संपत्तियों का सृजन होता है, बिल्कुल होता है। फिर कह रहा वित्तीय देनदारियों में कमी आती है, बिल्कुल वित्तीय देनदारियों में भी कमी आती है। जैसे मान लीजिए पूंजीगत व्यय का यहाँ पे वित्तीय देनदारियों में कमी का मतलब है जैसे सरकार के ऊपर कोई जो है कोई लोन लिया था सरकार ने, ठीक है, कोई लोन लिया था और उसका उसने अगर ब्याज अदा कर दिया, अगर उसने ब्याज अदा कर दिया तो भैया उसकी देनदारियां कम हुई कि नहीं हुई? ब्याज उसने कम हुआ ना उसका, तो ये भी कथन आपका पहला वाला क्या होगा, सही होगा। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल होती हैं, ये भी कथन सही है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये मैं कहूंगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो रट के नहीं कर सकते हो आप, इसको जो है समझ के ही कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा होता है तो डैश के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो प्रकार है ना बेरोजगारी का, ये कौन सी बेरोजगारी है? कह रहा मौसमी बेरोजगारी है। नहीं भाई, मौसमी बेरोजगारी तो किसमें पाई जाती है? कृषि में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कृषि में। घर्षण बेरोजगारी? नहीं भाई, घर्षण बेरोजगारी नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, या इसे ही हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, बेरोजगारी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? साफ साफ उसने कह दिया। देखिए ये जो क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन उसने सही से किया हुआ। कह रहा है कि जैसे मान लो कोई मान लो काम यहां पे हो रहा है और 4 लोगों की आवश्यकता है। मान लिया 4 लोग एक दिन में जो है एक दीवार बना देते हैं, लंबाई और चौड़ाई सब सेम है इसकी, ठीक है। कह रहा लेकिन 4 नहीं, अगले दिन 2 और आ गए, तो कितने हो गए भाई? 6 हो गए कि नहीं? 6 हो गए, और वो भी इतना ही काम कर पा रहे हैं, एक ही दीवार बना पा रहे हैं। तो कह रहा है कि ऐसी बेरोजगारी को क्या कहें? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे, क्योंकि भैया पहले दिन 4 लेबर लगे थे, उन्होंने भी उतना ही काम किया, और 2 लेबर हमने अगले दिन एक्स्ट्रा लगाए, लेकिन हमें उसका प्रोडक्ट क्या मिला? एक ही दीवार बन पाई, ठीक है। तो कह रहा है ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। घर्षण बेरोजगारी क्या होता है? घर्षण बेरोजगारी होता है कि घर्षण बेरोजगारी होती है कि जब हम मान लो हम कोई एक काम कर रहे थे, ये मान लो हम कोई काम कर रहे थे, लेकिन हमने यहां पे रिजाइन दे दिया, जो भी हमारा काम था हमने छोड़ दिया। हमने कहा भाई हमें सैलरी कम मिल रही है, हम दूसरी कंपनी में जाएंगे, वहां पे ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो यहां काम छोड़ दिया हमने, अब यहां से यहां आने में मतलब काम को पकड़ने में 4-6 दिन काम हम ढूंढेंगे, जाएंगे कंपनी, इंटरव्यू देंगे, फिर कहीं हमारा अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, तब जाके हमें कहीं काम मिल पाएगा। मतलब जो भी 20-25 दिन हम खाली रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं घर्षण बेरोजगारी। ओके, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है ब्रेक टाइम को छोड़कर? ऑप्शन ए है 30 मिनट, ऑप्शन बी है 50 मिनट, ऑप्शन सी है 45 मिनट एंड ऑप्शन डी है 40 मिनट। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, 40 मिनट इसका ठीक जवाब हो जाएगा। ओके, साथ साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जो खेल है ना, जब भी आप पढ़ते हो, अगर एसएससी जीडी का एग्जाम आपका है, तो खेलों पे विशेष फोकस करिए। कौन सा जो खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है, ठीक है। जैसे अभी डी गुकेश आपने देखा होगा, काफी ज्यादा जो है न्यूज में छाए हुए हैं। कौन? डी गुकेश। तो इसका संबंध पूछा जा सकता है, डी गुकेश जो है किस खेल से संबंधित है? तो आपके शतरंज से संबंधित हैं। किससे? शतरंज से संबंधित हैं, क्योंकि इन्होंने अभी अभी जो है हाल ही में शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है, मतलब जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप ये बन गए। इन्होंने जो है क्या कहते हैं, चीन के खिलाड़ी हैं, मुझे नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, अजीब नाम है, तो उन्हें जो है हरा दिया, ठीक है। तो ऐसे खिलाड़ियों पे आप फोकस करो जो भी न्यूज में रहे हैं 2024 में। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 11, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? कहूंगा भाई कठिन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 12.1%, ऑप्शन बी 18.1%, ऑप्शन सी है 14.1%, ऑप्शन डी है 16.1%, ठीक है। तो इसमें
इसका मैं बता दूं आपको, कहीं भी मुझे आंसर नहीं मिला है और ना ही मुझे पता था एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि 1951 बहुत पहले की पूछ रहा, स्वतंत्रता प्राप्ति की पहली जनगणना। तो अगर इसमें हम इलिमिनेट करते हैं तब भी, क्योंकि कुल इसने पूछा कुल ग्रामीण साक्षरता, बल्कि कुल साक्षरता इस समय 1951 में भारत की जो कुल साक्षरता दर थी वो 18% ही थी। अगर इसके अनुसार हम जाएं और कॉमन सेंस का यूज करें तो ग्रामीण साक्षरता दर भाई टोटल में इतनी, तो गांव में तो कम पढ़े लिखे लोग होंगे, कहां 1951 की बात है ना, क्योंकि गांव में इतने स्कूल ही नहीं थे। तो ये ऑप्शन आपका कट सकता है, ठीक है, ये भी आपका कट सकता है और इससे कोई आंसर निकल सकता है आपका, ये हो सकता है ये वाला या ये वाला, लेकिन मेरा अनुमान कहता है कि ये वाला होना चाहिए, क्योंकि भाई गांव में 1951 में बहुत कम ही लोग पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। इसका आंसर मैंने बहुत सर्च किया, कहीं पर भी यूट्यूब पे परफेक्टली नहीं दिया हुआ था, बस ये चीज तो दी थी लेकिन ये चीज नहीं दी थी। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर, ठीक है, नहीं तो आप भी सर्च करें, सर्च करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, NEIA का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है नेशनल इमरजेंसी इंश्योरेंस अकाउंट, ऑप्शन बी है नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अथॉरिटी, ऑप्शन सी है नेशनल एक्सपोर्ट इशुएंस अकाउंट। भाई इशुएंस कहीं होता है, इसमें भी इशुएंस लिखा है तो ये तो कट गया, इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस कहां से होता है, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। तो इसका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल भी राइट जवाब होगा, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, ये फुल फॉर्म है NEIA की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फुल फॉर्म भी हमारी इंपॉर्टेंट है। भारत में रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 1909 में, ऑप्शन बी है 1919 में, ऑप्शन सी है 1913 में, ऑप्शन डी है 1923 में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 में, मतलब 19 मार्च, यहां पे और जोड़ लीजिए तो आपको ध्यान रखना बहुत आसान होगा। भाई 19 ही 19 है, रॉलेट एक्ट में सब 19 ही 19 है, 19 मार्च और यहाँ पे 1919, सब 19 ही है, ऐसे भी ध्यान रखो, इजीली ध्यान हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है पारित किया गया था रॉलेट एक्ट को, और इसके ठीक जो थोड़े दिनों के बाद 13 अप्रैल, क्योंकि इसकी भी भैया डेट बहुत पूछी जाती है, 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में क्या हो गया था, जलियांवाला बाग जो है कांड हो गया था, ठीक है ना। जिसके लिए जिम्मेदार कौन था, तो जनरल डायर। कौन जिम्मेदार था, जनरल डायर, ये जो क्या था, जिम्मेदार था, मतलब इसी के ऑर्डर पे जो है लोगों को मारा गया था, ओके। क्वेश्चन 14, बैसाखी का त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। अगर आपने जो है ये वाली घटना सही से पढ़ी है तो आंसर निकाल सकते हो, हिस्ट्री से भी इसका आंसर निकल सकता है, क्योंकि क्या कहते हैं, जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था ना, तो उसमें वो जो है बैसाखी का ही दिन था। अब बताइए अब कौन सा आंसर हो सकता है, असम, बिल्कुल नहीं, अभी तो बताया है भाई अमृतसर में हुआ था, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी वाला राइट जवाब होना चाहिए, मतलब पंजाब में जो है बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, ओके। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2023 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, गेहूं, चावल, गन्ना या ऑप्शन डी दूध। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दूध से जो योजना संबंधित है वो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है, और ये यूपी की योजना है। किसकी है, यूपी की योजना है। इसमें बेसिकली जो है जो लोग भैंस वगैरह लेते हैं तो उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह जो है देती है, ठीक है। यहां से आप ये सीख सकते हो कि जैसे 2025 में आपका एग्जाम है तो 2024 में जो योजनाएं फेमस थी ना, बड़ी बड़ी योजनाएं गवर्नमेंट ने लॉन्च की यूपी और प्लस सेंटर की, तो उसे जो है आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि योजना से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अगस्त 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय पेट्रोल, भाई इसको छोड़ दीजिए क्योंकि उसने ब्रांड एम्बेसडर पूछा है और 2023 का पूछा है, ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, क्योंकि हम एग्जाम देंगे 2025 में, तो 2024 का पूछ सकता है, 25 का पूछ सकता है, लेकिन 23 का नहीं पूछेगा, बहुत पुराना है। 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत की वित्त मंत्री ने प्रमुख क्षेत्रों के लिए
उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजनाओं के लिए इतने लाख करोड़ रुपए की परिव्यय की घोषणा की। कह रहा है ये कितने क्षेत्र, देखो इस क्वेश्चन को पूरा आप छोड़ दीजिए, 2021 पे हमें बस एक चीज ध्यान रखो कि एक योजना है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसको शुरू किया कब, 2021 में। कह रहा है कि ये योजना कितने सेक्टरों पर, कितने क्षेत्रों पर फोकस्ड है, मतलब कितने क्षेत्रों को कवर करेगी, तो 13 क्षेत्रों को कवर करेगी। साथ में ध्यान रखना है कब शुरू की गई, 2021-22 में। इंपॉर्टेंट योजना है क्योंकि बहुत बड़ी योजना ये मानी जा रही है, ठीक है। ऐसे ही आप ये ध्यान रखो विश्वकर्मा योजना जो मोदी ने अभी शुरू की है, बिल्कुल ऐसा ही सेम क्वेश्चन बनेगा विश्वकर्मा योजना, ठीक है। तो इसमें जो है 18 जो सेक्टर हैं या जो 18 व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उन्हें लोन दिया जाएगा इसमें विश्वकर्मा, PM विश्वकर्मा योजना में, जो कि रिसेंटली 2023 के लास्ट में ही शुरू की गई थी, नहीं 2024 में आई थिंक शुरू की गई, ठीक है ना। तो इस पर भी जो है आपको फोकस करना है। साथ में चीजों ध्यान रखो, मित्रा, एक मित्रा योजना शुरू की गई है, मित्रा पार्क जिसे हम बोलते हैं, मित्रा पार्क, तो वो जो है भारत में कुल 7 जगह पे लगाए जाएंगे। यूपी में लखनऊ में स्पेशल जो है लगाया जाएगा ये, ठीक है ना, बनाया जाएगा, कहने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा डैश है पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अनेक इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन सी अवस्था है, प्लाज्मा, ठोस, द्रव्य, गैस। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। कौन सी है, चौथी जो है पदार्थ की अवस्था है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन 19, शतरंज इंपॉर्टेंट है, शतरंज से क्वेश्चन आएगा अगली बार 2025 में जब एग्जाम होगा, क्योंकि इस बार शतरंज न्यूज में भी रहा है काफी ज्यादा। शतरंज में अंकों के संदर्भ में किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है, मोहरों होना चाहिए था, मोहरों का मूल्य सबसे कम होता है, हाथी का, राजा का, घोड़ा का या वजीर का। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा से संबंधित जो मोहर होती है उसका मूल्य जो है बहुत कम होता है। साथ साथ में ध्यान रखो शतरंज का जो खेल होता है तो उसमें वर्ग कितने होते हैं, 64, और मोहरें कितनी होती हैं, 32। कितनी होती हैं, 32, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहां से, क्योंकि शतरंज इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, AFC चैलेंज कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। मतलब ये AFC चैलेंज जो कप है ये किस खेल से संबंध रखता है, क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, टेनिस से। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब फुटबॉल से AFC चैलेंज कप जो है संबंध रखता है। ओके, चलिए मैथ का पहला क्वेश्चन है हमारा। मैथ का पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 108 है, उनके बीच मासा 3 है, महत्तम समावर्तक 3 है, तो दोनों संख्याओं का लासा। हमें पता है LCM गुणे HCF बराबर में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब आपको LCM निकालना है, HCF आपको 3 दे रखा है, दोनों संख्याओं का मल्टीपल 108 दे रखा है, तो LCM बराबर कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 18 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मैत्री ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से $3000 ऋण पर दिया। यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज। अब देखिए ब्याज बराबर मैंने क्या बताया, रेट इनटू टाइम। 15, 1.5 वर्ष को 6 से डिवाइड करें, 15 × 90, 9% आएगा, मतलब ब्याज क्या हो जाएगा आपका 9% टोटल ब्याज होगा। तो 9 × 27 आ जाना चाहिए, 270 कितना आ जाना चाहिए, $270 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, इसको सॉल्व करना है। कौन सा होता है, ये बोर्ड मास के नियम पे लगता है, सरलीकरण का है। देखिए 100 से 70 गए तो कितना बचा, 30। सॉल्व कर सकते हैं आसानी से इसको। -70, अब 100 से 70 गए आपके 30, माइनस का 30 लिखेंगे, और 33 से 30 गया 3 बचेगा, मतलब 755, 250 प्लस का 3 तो 253 हो जाएगा, मतलब 755 माइनस 253। तो 5 से 3 गया 2, 5 से 5 गया 0, 7 से 2 गया 5, 502, 7 से 2 गया 5, 502 ऑप्शन में, 502 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नॉर्मली आप ऐसे सही कर सकते थे। अगला पूछ रहे मध्यानुपात आपको ज्ञात करना है, किसका, 21 और 189 का मध्यानुपात ज्ञात करना है। भाई मध्यानुपात का फार्मूला क्या होता है, मध्यानुपात रूट के अंदर XY, मतलब 21 × 189। तो इनके फैक्टर करने हैं भाई,
7 3 21 7 गुणे 3 और इसके करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 छाक 18 और गुणे 9 गुणे 7। क्लियर। अब देखिए 7 2 बार है तो एक बार 7 आ जाएगा, 3 2 बार है 3 निकल के आएगा, 9 का 3 निकलेगा, 3 3 9 9 7 63, 3 3 9 9 7 63। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एल की आय यम की आय का, एल की आय यम की आय का 125% है। एल की आय जो है यम की आय का 125% है, मतलब 125 बटे में 100, 25 पंचे 25 चौके, तो इनका रेशियो अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा भाई 5 बटे में 4। अगर हम इनकी आय की बात करें तो एल की आय कितनी हो जाएगी भाई, एल की आय हो जाएगी 5x और यम की आय कितनी हो जाएगी 4x, अगर फुल आय की बात करें। ठीक। अब उसके बाद में क्या है, यल का व्यय, यल का व्यय जो है एम के व्यय का 120% है, मतलब 120 बटे 100, 20 पंचे 20 छंगा, मतलब यल बटे में यम बराबर में कितना आ गया 6 बटे में 5 आ गया। तो अगर हम बात करें यल बराबर में 6 बाई और यम बराबर में कितना आ जाएगा 5 बाई। ये आपको व्यय दे रखा है, क्या दे रखा है, देखिए आय अलग चीज है व्यय अलग चीज है, तो उसमें मैंने कौन सा एक्स रख दिया, यहाँ पे वाई रख दिया। अब क्या कह रहे हैं, यदि यल की आय यम के व्यय का 180, यल की आय कितनी है भाई 5x, यल की आय जो है यम के व्यय का 180% है, मतलब 180 बटे में 100। देखिए 5 से 5 कट गया, 20 ने में 20 पंचे, तो x अपान वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 9 बटे में 5। हम यहाँ से कह सकते हैं अनुपातिक रूप में x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू कितनी है 5 है। तो यहाँ पर यल की अगर हम निकालें आय तो 9 पचे 45 और 9 चौके 36, और y की वैल्यू अगर यहाँ पर रखें तो कितना है 5, 5 छक्के 30 पचम 25। आपसे क्या क्वेश्चन किया गया है, तो यल की बचत और यम की बचत का अनुपात। भाई यल की बचत कितनी हो जाएगी, 45 से 30 जाएगा तो 15 बचेगा, ठीक है, और 36 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 11, 15:11 ही ऑप्शन में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि x अनुपात y का मान कितना है भाई, x अनुपात y का मान आपका है 1:5 है, तो आपको x अनुपात x प्लस y का मान ज्ञात करना है। x की वैल्यू कितनी है 1 है और अनुपात x और y की वैल्यू कितनी है भाई 6 है, तो 1:6 आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, यदि एक बोतल का विक्रय मूल्य 408 रुपए और हानि परसेंट, देखिए हानि परसेंट के साथ में आपको 32% जब हानि हुई है तो कितने रुपए में बेची होगी भाई, 100 माइनस 32 करेंगे, कितना करेंगे 100 माइनस 32 करेंगे तो 68% की वैल्यू है और कितनी है 408 है। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, 408 गुणे में 100 अपान में 68, 6 छरंग 36, 8 छंग 48, तो कितनी बार जाना चाहिए भाई 6 बार जाना चाहिए, तो 600 क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 600। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा पंकज 800 रुपए में एक घड़ी खरीदी और वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ भी लेता है। तो भाई 800 रुपए की घड़ी थी, 20% का लाभ भी लेगा तो 120 और 20% की छूट पर खरीदता, मतलब छूट पर बेचता है, तो कितना हो जाएगा 8 दशामन 120 की गुणा करें तो कितना आ जाएगा भाई 1200 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई, बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए रेखा इस तेल की खपत में 20% की कमी कर देती है, इस खाद्य तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 वाले फार्मूले में आप रखेंगे, आसानी से आपका लग जाएगा। ठीक है, वृद्धि हुई मतलब प्लस की, माइनस कम कर रहा है ना, तो माइनस का 20, प्लस माइनस माइनस 45 गुणे में 20 बटे में 100, 20 पंचे 100 5 ने 45, माइनस का 9 और माइनस का 20 कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। इससे घटाएंगे तो कितना आपका आना चाहिए भाई, 15 से 9 गया, 9 6 15 होता है ना, कितना होता है 16%, कितना आपका आ जाएगा 16%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा 3 संख्याओं का औसत 23 है, पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के औसत से 5 कम है, तीसरी संख्या अन्य 2 संख्याओं के औसत से 13 अधिक है, पहली और तीसरी संख्या के बीच कर गया। तो देखिए यहाँ पर हमको कोई क्रमागत संख्या नहीं दी गई है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे संख्याएं क्या है, आप x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब x बाई जेड है।
तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया है भाई, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, तो अगर हम तीनों संख्याओं का योगफल की बात करें तो 23 गुणे 3 हो जाएगा, बिल्कुल 3 3 9 3 दूनी 6, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 69 हो गई, कितनी हो गई भाई 69 हो गई। कह रहा है पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 5 कम है, पहली संख्या कम है अन्य दो संख्याओं के औसत से, मतलब y प्लस जेड का औसत कितना होता है, इतना होता है, वो घटा देंगे x, तो कितनी वैल्यू आपको दिख रही है भाई 5 है। अब हम y प्लस जेड की वैल्यू अगर हम डालें यहाँ पर तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पर है 69 माइनस एक्स, कितनी है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 69 माइनस एक्स, और यहाँ से करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और बराबर में 10 हो जाएगा, तो माइनस का 3x, माइनस का 3x और बराबर में 69 उस पार जाएगा तो बचेगा माइनस का 59, तो x बराबर हो जाएगा 59 बटे में 3, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 59 बटे में 3। अब अगली क्वेश्चन क्या बता रहे हैं भाई, कह रहा है तीसरी संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 13 अधिक है। तीसरी संख्या हम क्या मान सकते हैं भाई, तीसरी संख्या क्या है हमारी z जो है, तीसरी संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 13 अधिक है, मतलब अधिक है तो इससे घटाएंगे x प्लस वाई अपान में 2 बराबर में कितना है 13। अब x प्लस वाई का मान अगर हम यहाँ से देखें तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा भाई, तो x प्लस वाई का मान हो जाएगा 69 माइनस जेड, तो z माइनस 69 माइनस जेड अपान में 2 हो जाएगा बराबर में 13। अब इसको करेंगे तो 2z माइनस का 69 माइनस माइनस प्लस का z बराबर में 13 दूनी 26, तो यहाँ पर हो जाएगा 3z और 69 उस पार जाएगा तो 26 और 69 कितना हो जाएगा भाई, 26 और 69 9 6 15 95, कितना हो गया भाई 95, तो z बराबर कितना हो गया 95 बटे में 3, ये कोई भी कट नहीं रही, ठीक। के बाद में क्या बताया, पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर, तो पहली संख्या क्या है x है और तीसरी संख्या आपकी क्या है z है, इनके बीच में अंतर हमको ज्ञात करना है, तो अंतर कितना हो जाएगा भाई 59 बटे में 3 और 95 बटे में 3, 95 बटे में 3 माइनस 59 बटे में 3, तो 95 से 59 घटाएंगे 15 से 9 गया 9 6 15, 15 से 9 गया कितना बचा 6 और 8 से 5 गया 3 और बटे में 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12, कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल ही सही जवाब होगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, कितना ब्याज है आपका 6681.6 रुपए है, यदि ब्याज की वार्षिक दर 32% है तो वार्षिक धनराशि ज्ञात करें। देखिए रेट आपकी कितनी है 32% है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो 32 बटे 100 कर देंगे, तो 4 अट्ठे 32, 25 चौके 60, 25 8, मतलब प्रिंसिपल आपका 25 रुपए था और अमाउंट कितना हो गया 25 और 8 कितना होता है 33। टाइम आपका 2 वर्ष का है तो हम स्क्वायर करेंगे इसका, तो स्क्वायर अगर हम दोनों का कर देंगे तो 25 का कितना हो जाएगा भाई 625 हो जाएगा, और 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089 होता है, तो इनका अंतर ही तो हमारा सिंपल वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो 9 से 5 गया 4, 8 से 2 गया 6, 10 से 6 गया 4, 464, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बता रहे हैं 6681.6 रुपये। हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है मूलधन, मूलधन कितना है 625 की आपको वैल्यू निकालनी है, तो 6681 6 गुणे में 625 और बटे में 4 6 4, और इसका एक पॉइंट जो हमने हटाया उसके लिए एक नीचे बढ़ा देंगे, क्लियर। क्या करेंगे 0, अब 5 से काटिए, 5 नेम 45, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, अब 5 से इसको काटेंगे 125, कितना आ जाएगा 125। अब देखिए इससे ये कट तो जाएगा पूरा संख्या, फिर हमको क्या करना पड़ेगा 125 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अब हमको क्या देखना, इनमें से 125 का गुणज कौन है, गुणक कौन है, 125 का मल्टीपल हमें देखना है, मल्टीप्लाई भाई 125 के। अब 125 का डिवाइड का एक नियम कहता है कि जिससे भी करेंगे गुणा, तो भाई अगर 0 0 आ रहे हैं, अगर इस पार के जो संख्या 5 से नहीं कट रहे हैं तो 0 0 यदि आएंगे तो लास्ट में 3 0 होने चाहिए, कितने 0 होने चाहिए 3 0 होने चाहिए, तो केवल ऑप्शन नंबर डी में ही 3 0 दिख रहे हैं, 9000 आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये कोई भी संख्याएं आपकी 125 से नहीं कटेंगी, ये कोई भी संख्या आपकी 125 से बिल्कुल भी नहीं कटेंगी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो रेलगाड़ियां हैं, एक की 73 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, एक की 123 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी वाली में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 27 सेकंड का समय लगता है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई आपकी, तो भाई 123 किलोमीटर प्रति घंटा है और -73, क्योंकि आपस में एक दूसरे की तरफ चले, एक दूसरे की तरफ जब आते हैं तो चालें जुड़ जाते हैं, लेकिन एक ही दिशा में चल रहे हैं तो घट जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलें तो कितना हो जाएगा 5/18, तो 9 दूनी 18 ना, और 25 25 पंचे 125, 125 बटे में 9, मतलब 125 मीटर पर 125/9 मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति 27 सेकंड का समय लगता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। 125/9 गुणे में 3, 9 27 सेकंड, 27, तो 9 3 27 और 25 3 75, 375 आ जाएगा। दूरी कितनी हो जाएगी भाई 375, क्योंकि रेलगाड़ी जब उस व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो वो स्वयं की ही दूरी को क्रॉस करेगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 1/3 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो ए बराबर 1/3 है, √3/4 इंटू 1/3 इंटू 1/3। अब देखिए √3 से √3 को काटेंगे तो √3 बचेगा, तो 1/12 √3, क्योंकि इसी रूप में आपको दे रखा है तो इसी रूप में हमको निकालना है, नहीं तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 52 + 4 ऑफ 28। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 30 और 52 + 4 और 30, 28 2 30, 3 चक्कू 12, 100, ऐसे कर दो, -17 चक्कू 68, यहाँ पर 120, 52 + 130 होना चाहिए। 1 मिनट, मेरा 52 है, प्लस इसको हम डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं, 28 2 30, 3 चक्कू 12, 120 लिख सकते हैं, -17 चक्कू 68। 120 से 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 52 बचेगा, 52 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 वाला, 5 सही 1/4, इसको सही करके लिखते हैं। या तो आपके पास सबसे सिंपल तरीका क्या है, ये जो सही वाले हैं इनको हम पहले जोड़ लेते हैं, कितना पहले, तो 5 6 कितना हो जाएगा आपका 6 5 11, 11 7 आपका कितना होता है 18, 18 से 8 गया तो कितना बचा भाई 10, कितना बचा 10 आ गया आपका। क्लियर। तो मतलब 10 से प्लस ही होगा, क्योंकि 1/4 है, प्लस 1/2 है, प्लस 3/4 है, माइनस 1/2 है, तो 1/2 1/2 कट जाएगा, 1/4 प्लस 3/4 और बचेगा, 3 और 1 4/4 का मतलब क्या होता है 1 होता है। 10 में 1 और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 11। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि बी किसी काम का 20% 7 दिनों में करता है, 20% कितने दिनों में करता है 7 दिनों में, तो पूरा काम होता कितना 100%, तो 100% कितना भाई 20 पंचे 100, 5 से मल्टीपल हो रहा है, तो इस बार भी 5 से मल्टीपल करेंगे तो 35 दिनों में, कितने दिनों में भाई 35 दिनों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई, सी डी से 3 गुना अच्छा है। सी जो है वो डी से 3 गुना अच्छा है, मतलब वो एक काम करता है तो ये 3 काम करता है, दोनों मिलकर एक काम 31 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर काम कितना करते हैं 4 करते हैं, 31 दिन में करेंगे कितना 4 एकम 4 चाहती है 12, 124 कर लेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, टोटल वर्क हो जाएगा 124। अब कह रहा है डी अकेले उसी काम को कितने दिन में, डी एक करता है तो 124 दिन में कितना भाई 124 दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे 124 दिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3410 रुपए है, यदि उस वस्तु पर 45% की छूट दी गई हो, छूट के साथ में आपको क्या दिख रहा है 3410 रुपए की है, मतलब 55% की वैल्यू है भाई, 55% की वैल्यू है आपकी 3410, और क्या है अंकित मूल्य आपका 100% होगा, 100% की वैल्यू निकालनी है, 3410 गुणे में 100 बटे में 55, 11 5 55, 11 3 33, 11 1 11, 3 से 5 6 33, 5 दूनी 10, 62 और 100, 6200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही होगा 6200। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, विकास 504 रुपए प्रति मेज की दर से 2 मेजें बेचता है, वह पहली मेज 40% के लाभ पर बेचता है, दूसरी मेज 40% की हानि पर बेचता है, दोनों मेजों का विक्रय। अब देखो पहली मेज 504 रुपए की बेची जिसपे 40% का लाभ हुआ, मतलब 140 में बेची, 140 की बेची 504, 140% है यहाँ पे रुपए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 504 गुणे में 100 अपान में
140, 0 से 0, 14 से काटो, 14 तियां 42, 4 छक 84, 360 रुपए, मतलब 360 रुपए पहली मैच का सीपी था। अब दूसरे को उसने क्या कहा 40% की हानि पर बेची, मतलब ये 60% की बेची, लेकिन बेची तो 504 रुपए में ही, तो 100% की वैल्यू उसका सीपी कितना रहा था भाई 504 गुणे में 100 बटे में 60, 0 से 0, 6 से काटो, 6 अठे 6 चौक 24, 840 रुपए, ये 840, दोनों का सीपी कितना हो गया 0 0 8 3 11 12, 1200 रुपए दोनों का सीपी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 5 व्यक्तियों की औसत आय 550 है, अन्य 15 व्यक्तियों की औसत आय 450 है, पूरे समूह की औसत आय ज्ञात करें। 5 व्यक्तियों की औसत आय 550 है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 25 25 2 27, 2750 हो जाएगी। सेम 15 व्यक्तियों की 450 है, तो कुल आयु कितनी होगी भाई 15 0 0, 15 5 75, 15 चक्कू 60 67, तो टोटल 20 व्यक्तियों की कुल आय कितनी होगी 0 5 15 15 8 9500 होगी। तो औसत आय एवरेज कितनी हो जाएगी, एवरेज कितने रुपए काट देंगे, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 475 रुपए, कितना हो जाएगा भाई 475 रुपए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही होगा। चलिए कह रहा दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या है, जुल्मी, जुल्मी। कह रहा इसका विलोम क्या है, रहमदिल, अजीर्ण, प्रशंसा या फिर अजय। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रहमदिल। भाई मूवियों में भी आपने देखा होगा जो विलन होता है ना, गद्दार जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वो जुल्मी होता है, वो मारता है, लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा रहमदिल। जो मतलब हीरो होता है तो वो अच्छे काम करता है, लोगों के दिल को जीतता है, तो उसी को बोलते हैं रहमदिल। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। शाम होते ही सबके रसोइयों में अंगीठी, अंगीठी है अंगूठी नहीं है, अंगीठी जहां पे हम आग वगैरह जलाते हैं, जलाने का धुआं उठ रहा है। कह इसमें से तत्सम इसका क्या होगा, अंगनिष्ठिका, अंग, घास, कोयला, घास कोयला तो आ ही नहीं सकता भाई। ऑप्शन राइट जवाब क्या होगा, अग्निष्ठिका। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प। कहने का मतलब नीचे 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है भाववाचक संज्ञा से संबंधित कौन सा शब्द है। मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से का अध्ययन किया। कह रहे किताब, भाई भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल नहीं है, किताब भाववाचक कैसे हो सकता है। साहित्य, पाठ या साहित्यिक, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य। भाई किताब को आप टच नहीं कर सकते हो क्या, टच कर सकते हो, उसे देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, भाववाचक कहां से हो गया वो, ठीक है ना। तो क्या इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मतलब साहित्य। 4 क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जल्दी आओ घर में डैश दिया है, कह रहा भुजंग घुस गया है, जो ब्रैकेट में दिया गया है कह रहा है कि इसके स्थान में इनमें से क्या आना चाहिए। भाई क्या घुस गया घर में, ज्ञान घुस गया, तो जल्दी क्यों आओ भाई, क्या होना चाहिए ऑप्शन ए सांप, क्योंकि भुजंग का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा आपका सांप होगा, जबकि ऊपर वो कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द ही तो आपको बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। उसने मुलाकात के लिए दोपहर का समय चुना। कह रहा है कि इसके स्थान पे क्या आएगा, ऑप्शन ए मध्याह्न, ऑप्शन बी अपहरान, ऑप्शन सी उत्तरायण, ऑप्शन डी है पूर्वाह। तो इसमें दोपहर का मतलब क्या होता है भाई, बीच का समय, मध्याह्न का समय। क्या आंसर होगा यहाँ पे, मध्याह्न का समय। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्य को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। इस वाक्य को सही से पढ़िए। कह रहा है किसी के द्वारा लिखा गया भाषण अगर आप देते हैं, ये ऑब्लिक है, तो वह उतना आकर्षित नहीं होगा जितना अगर आप अपने स्वयं के लिए विचार अपने श्रोताओं को साझा करा के उससे बना सकते हैं, साझा करा के उससे बना सकते हैं। कह रहा इनमें से कौन सा पोर्शन है या ऑप्शन है जो गलत है।
कोई त्रुटि नहीं है। अभी तो भाई हम पढ़ लें, सारे ऑप्शन देख लें, तभी तो हम बता पाएंगे, है ना। अभी तो हमने देखा नहीं है, फिर कैसे बता सकते हैं कोई त्रुटि नहीं है। तो वह उतना आकर्षित नहीं होगा जितना अगर आप अपने स्वयं के, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि गलती इसी में है। गलती क्या है, असल में उसने अपने भी दे दिया, स्वयं भी दे दिया, तो यहां पे कोई एक आना चाहिए, ना कि दोनों, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत वाला पोर्शन ही तो फाइंड आउट करना था। भाई 1 सेकेंड, देख रहा हूं फोन आ रहा है किसी का। फालतू में कर रहा है। हाँ ऋतिक, छुट्टी का? अरे पढ़ाई है, छुट्टी कहाँ है, सुबह वाली बच्चों की थी छुट्टी। ठीक है सचिन, बताओ। छुट्टी नहीं, पढ़ाई है। छुट्टी इसने, चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 6th हो गया था ना, हाँ 7th देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता हो। जहां पे सर्वश्रेष्ठ आ जाए तो वहां पे भाई आपको अलर्ट होना, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है जो ऑप्शन दिए होंगे उनमें से सबसे सुटेबल वाक्य कौन सा होगा, अर्थ कौन सा होगा। किस्मत खुल जाना, कह रहा है इसका अर्थ क्या होगा, कोई बड़ी जंग जीतना, नहीं भाई इससे किस्मत तो नहीं खुल सकती अगर हम जंग जीत जाएंगे। भाग्योदय होना या शादी का होना, बिल्कुल नहीं। खोया हुआ धन वापस मिलना, ये भी नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन बी। जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है, भाग्योदय का होना। यही हमारा राइट अर्थ होगा किस्मत खुल जाने का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं, सन्यासी, आदियोगी, बैरागी या मुमुक्ष। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, मुमुक्ष इसका राइट जवाब होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। ध्यान रखना, यहां पे है नहीं पूछ रहा है, नहीं है, तो इसको ध्यान रखना है। मुझे पढ़ाई के अलावा विभिन्न खेल खेलना बहुत पसंद है, कह रहा इसका जो है क्या नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। तो भाई दृष्टांत इसका पर्यायवाची है क्या, खेल का, नहीं। तो यही आपका क्या होगा, राइट जवाब होगा। बल्कि तमाशा, बिल्कुल खेल को बोलते नहीं भाई, कभी कभी बोलते हैं क्या तुम तमाशा बना रखे हो ना, क्या खेल कर रहे हो, तो ये इसका पर्यायवाची होगा। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। वो कह रहा है कौन सा नहीं है, केल। केल ये भी तो होता है खेल का, ये क्या होता है आपका केल जो है खेल का पर्यायवाची होता है। क्रीडा भी आपका क्या होता है, पर्यायवाची होता है। तो ये जवाब नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट विलोम शब्द निकाल लीजिए भाई, प्रफुल्लित। क्या वजह है जो सुरेश इतना प्रफुल्लित है, बहुत हिसाब से यहां पे देखना है ऑप्शन। कितना खुशी है, नहीं भाई होता, इतना खुश है तो हो जाता, लेकिन खुशी है, खुशी थोड़ी ना होता है। प्रसन्न, प्रसन्न है या प्रसन्नता है, प्रसन्नता भी नहीं होगा। क्या होना चाहिए यहाँ पे, प्रसन्न है। देखो आप ऑप्शन को रख के खुद देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। भाई आप प्रसन्न तो हो ही नहीं सकता, इसका तो ये विलोम दे रखा है ना। सॉरी, क्या कह रहा है, क्या हमें निकालना है, रुक जाओ 1 मिनट। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम, बिल्कुल भाई क्या निकालना हमें जो है विलोम निकालना है। क्या निकालना है, विलोम। विलोम तो कह रहा खुशी, ये तो भाई इसका सेम पर्यायवाची हो गया, मतलब समानार्थी हो गया, तो आंसर नहीं होगा। प्रसन्न पर्यायवाची हो गया, समानार्थी। प्रसन्नता ये भी नहीं, तो क्या होना चाहिए, प्रफुल्लित, मतलब अप्रसन्न, इसका क्या होगा, राइट जवाब हो जाएगा। वहां पे विलोम लिखा हुआ था, मुझे लगा कि जो है पर्यायवाची बताना है, ठीक है ना। फिर निम्नलिखित वाक्य में, कहने का मतलब ये जो वाक्य दिया गया है इसको सही से पढ़ो, इसमें से बताओ कौन सा जो है क्या है आपका गलत, हाँ गलती, जिसमें कोई गलती है उसी को फाइंड आउट करना है। नारियों का स्थान वैदिक काल से ही देव तुल्य है,
इसलिए नारियों की तुलना देवी देवताओं और भगवानों को की जाती है। अच्छा एक बात बताओ, भगवानों को की जाती है कि भगवानों से की जाती है? जब तुलना करेंगे तो हम से का यूज करेंगे, को का यूज करेंगे तो हम से का यूज करेंगे, ना कि को। तो यही हमारा गलत होगा, जहां पे ऐसा दिया हुआ हो वही हमारा राइट जवाब हो जाएगा। तुल्य है इसलिए नारियों की तुलना देवी, तो ये तो भाई गलत नहीं है, बल्कि फाइंड आउट हमें कौन सा करना, गलत वाला। नारियों का स्थान वैदिक काल से ही, गलत है, नहीं सही है ये वाला। देवताओं और भगवानों को की जाती है, गलत है भाई, यही तो हमारा क्या होगा, राइट जवाब होगा। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो। आपको अर्थ बताना। गर्दन झुकना क्या मतलब होगा इसका, लज्जित होना, अचंभे में पड़ जाना, नफरत मिलना या बहुत कष्ट होना। तो भाई लोग कहते हैं ना गर्दन झुकाइए, कहने का मतलब वो लज्जित करते हैं उन्हें, उनकी इंसल्ट करता है। आपने मूवियों में देखा होगा, विलन आता है किसी को जो है उसके जो गुंडे होते हैं वो पकड़ के लाते हैं, उसके पैरों पे झुका देते हैं। तो कहने का मतलब क्या, वो क्या करता है, उनकी इंसल्ट करता है, डिस्ग्रेस करता है। ठीक है। क्वेश्चन 13, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि है, सॉरी, क्या यहां पे निकालना हमें, जो गलत भाग है। बच्चों पर अधिक सख्ती मत करो क्योंकि इस उम्र में वे अनेकों गलतियां करते हैं। कह रहा गलत क्या है, गलतियां करते हैं। भाई गलतियां करते हैं, कोई गलती नहीं है, सही है बिल्कुल। इस उम्र में वे अनेकों, पहले सारे ऑप्शन पढ़ लो। मत करो क्योंकि गलत है, क्या बिल्कुल सही है और ऐसे ही लिखा जाएगा और यही स्थान पे लिखा जाएगा। बच्चों पर इतनी सख्ती, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ये हमारा गलत है। क्यों, क्योंकि यहां पे अनेकों नहीं अनेक आना चाहिए था, क्योंकि अनेकों शब्द होते नहीं, अनेक होता है। क्या होता है, अनेक होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, राइट जवाब होगा ऑप्शन बी वाला। 14 वाला देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। कह रहा जब तक लक्ष्मण नहीं आए तब तक उर्मिला नींद में ही रही। तो जो नींद है, जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है, कह रहा उसका तत्सम बताइए। नींद का डायरेक्ट ही ऑप्शन निकाल सकते हो, निद्रा। क्या होगा, निद्रा इसका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। किसी कार्य में निपुण, जो किसी कार्य में निपुण होता है तो उसे क्या कहते हैं, पारंगत बोलेंगे या होशियार बोलेंगे या बुद्धिमान बोलेंगे, तो कारीगर बोलेंगे। ठीक है। तो भाई बुद्धिमान ऐसा नहीं है वो किसी काम में निपुण हो, उसको बुद्धिमान है, जिसके पास बुद्धि होती है। काम करना अलग है, बुद्धि अलग है, तो उसकी जो है वो नहीं होगा ना। कारीगर नहीं भाई, ये भी नहीं है ना। होशियार ये भी नहीं। पारंगत क्या बोलेंगे, पारंगत कहते हैं कि भैया वो इस काम में पारंगत है, मतलब वो काम उसे बहुत अच्छी तरीके से आता है। ठीक है। अब ये पैसेज है और इस पे आधारित आपके भैया कहां से 15 हो चुके, 5 क्वेश्चन जो है इस पे आधारित हैं, तो इसको पढ़िए। नीचे दिए गए गद्यांश में डायरेक्ट यहां से पढ़िए। भारत त्योहारों का देश है, यहां हर वर्ष, हर माह, हर राज्य में के अनुसार कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। कह रहा यहां पे क्या आना चाहिए, तो भाई राज्य में, अब यहां पे रख के देख लो, लोगों, राज्य में लोगों अनुसार कि लोगों के अनुसार होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। मन, राज्य में मन अनुसार, कोई मतलब सेंस नहीं बन रहा है भाई। जरूरत अनुसार कई के त्योहार मनाए जाते हैं, नहीं। तिथि के अनुसार, क्या यहां पे आना चाहिए, तिथि राइट जवाब हो जाएगा। क्योंकि भाई जो त्योहार होते, देखो यहां से एक बार फिर से पढ़िए, अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ा एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा भारत त्योहारों का देश है, कहने का मतलब है कई ज्यादा त्योहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। यहाँ हर वर्ष, हर माह, हर राज्य में तिथि के अनुसार तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसा ही तो होता है ना। पूर्वोत्तर राज्य में तो बहुत त्योहार मनाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहां क्वेश्चन नंबर 17 यहां तक हो गया था। फिर कह रहा है भारत में मनाए जाने वाले हर त्योहार के पीछे कोई न कोई कहानी होती है। कैसी कहानी होती है, काल्पनिक कहानी होती है, मनगढ़ंत कहानी होती है, या ऐतिहासिक कहानी होती है, या नवीन कहानी होती है। तो यहां पे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई न कोई ऐतिहासिक कहानी
ही होती है, तभी तो हम त्योहार मनाते हैं। होली मनाते हैं, उस पर कोई और ऐतिहासिक कहानी है। दीपावली मनाते हैं तो उस पर भी कोई और ऐतिहासिक कहानी है। कुछ न कुछ त्योहार जो हम मनाते हैं तो उनके पीछे कुछ न कुछ रीजन जो है और ऐतिहासिक कहानी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 17 हो गया। 18 देखिए, कह रहा है 18 कहां गया भाई, 18 ये रहा। 18 में कह रहा है सॉरी यहां से पहले पढ़ लीजिए, ये हो चुका ना। देश की सांस्कृतिक विरासत की जो पीढ़ियों से यहां तक हमने पढ़ा था, जिसमें झलक होती है हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत की जो पीढ़ियों से हमारे देश में मनाए जा रहे हैं। हर त्योहार की अपनी एक खासियत है, कह रहा है कि हर त्योहार हमारे लिए एक अलग प्रकार का खास है और एक महत्व है। कैसा महत्व है? धार्मिक, मानसिक महत्व होता है, उसको मनमाना नहीं, मानसिक यहां पर भी लिखा है, मानविक नहीं। आंसर क्या होना? धार्मिक, उसका जो है इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, जैसे मान लो हम ईद मनाते हैं, क्या मनाते हैं? ईद मनाते हैं, तो मुसलमानों का त्योहार है, तो धार्मिक से हम जोड़ सकते हैं ना। हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म के लोग अपने त्योहार मनाते हैं, हम हिंदू धर्म के लोग अपना त्योहार मनाते हैं, तो कैसा इंपॉर्टेंस उनका? धार्मिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में क्या कह रहा है? कौन सा भाई, कहां तक हो गया? यहां तक हो गया। हर त्योहार की अपनी एक खासियत है, ये तो हो गया था। हमारे देश में विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं और उनके विविध कर्म संस्कार होते हैं। वह अपने कर्म और संस्कारों को समय समय पर के रूप में प्रकट करते हैं। किसके रूप में प्रकट करेंगे? समय समय पर जैसे रूप में प्रकट करते हैं, अनजाने रूप में प्रकट करते हैं, या फिर छोटे मोटे रूप में प्रकट करते हैं, विशेष रूप में प्रकट करते हैं। भाई आपने बिहू डांस देखा होगा, है ना, तो उसकी विशेषता कुछ और मिलेगी, है ना। वहीं अगर जो है पंजाब में गिद्धा डांस देखोगे तो उसकी विशेषता कुछ अलग मिलेगी। वहीं जो है मतलब हर जगह के अलग अलग डांस है, तो उनकी एक अपनी विशेषता है ना। क्या है? उनकी एक अपनी विशेषता। तो यहां पे आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन डी। अब जो है लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ लेते हैं। कहां तक हो गया था हमारा? इन रूपों को अगर इन रूपों को हम आए दिन बड़े आयोजनों के रूप में देखा करते हैं। इस प्रकार हर धर्म में कोई न कोई उत्सव मनाए जाने की परंपरा है जिन्हें हम वर्षों से मनाते आ रहे हैं, क्योंकि ये त्योहार हमारे देश की संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं के प्रतीक हैं। कह रहा प्रतीक हैं। फिर यहां पे क्या आएगा? में सबसे ज्यादा त्योहार हमारे देश में ही मनाए जाते हैं। खेल में सबसे ज्यादा त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं, या त्योहारों में सबसे ज्यादा त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं, या अड़ोस पड़ोस में सबसे ज्यादा त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं, या विश्व में सबसे ज्यादा त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। तो क्या होना चाहिए यहां पे? विश्व में सबसे ज्यादा त्योहार हमारे ही देश में मनाए जाते हैं। तो आज हमने एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट जो कि 2023 के एग्जाम में आ चुका है उसको कंप्लीट किया है। ऐसे ही टेस्ट को पाने के लिए आप तुरंत और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।